हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आईटी का रोल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आईटी का रोल क्या है, और HRIS यानी हरीश ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, पर फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर हो पाए तो वीडियो को लाइक वगैरह करिएगा, है ना। साथ ही साथ में शेयर विद अशोक का ऐप भी अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप वीडियो को देख सकते हैं। सारी वीडियो उसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन HRM की अगर हम बात करें तो टू इन्वाइसेज द क्वालिटेटिव चेंज HR डिपार्टमेंट हैव टू बी ट्रांसफर टू सेट एन एग्जांपल फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी क्वालिटेटिव चेंजेज होने हैं उनको अगर अपनाना है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को आगे बढ़ करके, है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत होती है। मतलब कहने का कि कोई चीज़ अगर अच्छी इम्प्लीमेंट होने वाली है तो उसमें सबसे पहले HR डिपार्टमेंट को आगे बढ़ करके भाग लेना होता है ताकि क्वालिटेटिव चेंज लाए जा सकें। इट हैज़ टू बिकम अ लर्निंग सेटअप विथ ऑल इट्स इंग्रेडिएंट्स लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो HR डिपार्टमेंट होगा उसे लर्निंग सेटअप के तौर पर जो है बनना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। क्या होता है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद का जो है आत्म मंथन करना। इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से सेंसिटिविटी होती है HR डिपार्टमेंट की। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी अगर इन्वायरमेंटल चेंजेज होंगे तो उसके प्रति सेंसिटिविटी HR डिपार्टमेंट में ही रहती है। एक एग्जांपल, अभी करंट टाइम पे अग्निवीर योजना चल रही है, वो एक तरीके से HR डिपार्टमेंट में इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है। क्या चेंजेज हो रहे हैं कि जैसे सेना में परमानेंट नौकरियां मिलती थी, अभी क्या है कि एक तरीके से 4 साल के लिए सिर्फ नौकरी दी जा रही है। तो ये एक तरीके से जो इन्वायरमेंट चला आ रहा था उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। तो इसके प्रति सेंसिटिविटी HR डिपार्टमेंट यहाँ पर कहीं हद तक फंसा हुआ महसूस करता है। तो सेंसिटिविटी होती है इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेकर के, और ओपननेस होनी चाहिए नए आइडियाज़ और सिस्टम को एक्सेप्ट करने की। ये बात भी HR डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है। एज सच इट्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी टू अडॉप्ट द IT ओरिएंटेशन विद इन द डिपार्टमेंट। तो इसकी पहली जो जिम्मेदारी होगी कि ये IT ओरिएंटेशन, यानी कि हम IT की तरफ हमारा झुकाव है, IT हम अपनाना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ऐसा इसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अभी देखिए करंट टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं इस मोमेंट पे, तो HR डिपार्टमेंट में IT ऑलरेडी आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे पोर्टल हैं आपके आपके बैंक में, ह्यूमन रिसोर्स के पोर्टल होंगे जहाँ पर आपका सारा डेटा होगा। आप अपनी छुट्टी अप्लाई करते हो, आप अपनी सैलरी देख सकते हो, आप अपने इनकम टैक्स का डेटा निकाल सकते हो, है ना। आप अपने जो पक्ष हैं उनके बारे में भी डिटेल्स वहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है हो चुका है। लेकिन मतलब जब ये बुक वगैरह लिखी गई या जिस समय की ये बात हो रही है उस समय ये कहा जाता है कि HR डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो IT ओरिएंटेशन करे। नए-नए आइडियाज़ को अगर आपको अडॉप्ट करना है तो HR डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि वो सबसे पहले IT को अडॉप्ट करे। अभी हो चुका है, बट एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि हाँ, उस समय ज़रूरत थी। देयर इज़ अ ट्रेमेंडस स्कोप टू यूज़ IT इन अ होल रेंज ऑफ HRMS फंक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन में बहुत सारा स्कोप है IT को यूज़ करने का। रिक्रूटमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, ट्रेनिंग में की जा सकती है, प्लेसमेंट में की जा सकती है, अप्रेजल में की जा सकती है, रिवार्ड देने में की जा सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो हैं उन सब में IT को बाकायदा यूज किया जा सकता है। अब द नीड फॉर टू यूज IT कैन बी सीन थ्रू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नीचे कुछ बातें बताई गई जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ, IT की ज़रूरत हमें क्यों है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी HR को क्यों अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो ये बात हमने करी कि जो है HR जो डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स, अगर उसको क्वालिटेटिव चेंज लेकर आना है तो उसको जो है एक एग्जांपल सेट करने की ज़रूरत होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कि हाँ, हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं। इसको जो है लर्निंग सेटअप होना चाहिए। मतलब कहने का, कोई भी अगर चेंजेज आ रहे हैं तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, नए आइडियाज़ और नए सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सेल्फ का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मतलब HR डिपार्टमेंट खुद का ही इंट्रोस्पेक्शन करे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या रॉन्ग है। अभी तो खैर HR डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बैंकों में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का कोई मेजर, मतलब मेरा जो अपना
थिंकिंग है कि बहुत अच्छा रोल अदा नहीं कर रहा है। किसी ब्रांच में 3 स्टाफ मेंबर हैं, किसी में 12 स्टाफ मेंबर हैं, क्योंकि ये जो 12 स्टाफ मेंबर हैं वो यूनियन के हेड हैं, सिर्फ वो यूनियन के हेड हैं, इसलिए यहाँ 12 लोग हैं, काम कम है लेकिन ये यूनियन के हेड नहीं है, काम यहाँ ज़्यादा है, पर यहाँ पर 3 लोग हैं। तो दिस इज़ नॉट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग ही लेवल की गणित चली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ द एज सच फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी, किसकी? एचआर डिपार्टमेंट की, कि वो आईटी ओरिएंटेशन को एक्सेप्ट करे कि हाँ, हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। आईटी का यूज़ कहाँ-कहाँ हो सकता है? तो एचआरएम के बहुत सारे फंक्शन हैं। रिक्रूटमेंट में मतलब ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाएँ, लोग ऑनलाइन फॉर्म भरें। ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। लाइव सेशन दिए जा सकते हैं, या फिर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन दिए जा सकते हैं। प्लेसमेंट में, अप्रेजल में लोग अप्रेजल अप्लाई करें, उनका प्रमोशन हो, उनका जो भी है वो सारा कुछ। रिवार्ड सिस्टम, किसी को रिवार्ड मिलना है, कोई इनाम मिलना है, उसके लिए सारा कुछ आईटी के तहत लाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो है आईटी का यूज जो है मतलब कि आईटी के यूज करने की ज़रूरत क्यों है, उसके लिए ये ऑब्जर्वेशन नीचे दिया गया है कि हाँ, हमें आईटी एचआर डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए। सर्टेन बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय इज़ यूज्ड बाय नंबर ऑफ फंक्शनरीज विद इन एंड आउटसाइड एचआर डिपार्टमेंट। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी एम्प्लॉय के बारे में, उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर हो या एचआर डिपार्टमेंट के बाहर हो। तो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई पैसा भेजना था एक्स ब्रांच में, लेकिन वो गलती से वाई ब्रांच में चला गया, बैंक की, अपने ही बैंक की। तो अगर आपको वाई बैंक के पर्सन का नंबर मिल जाए, उसके डेटा मिल जाए, उसकी जानकारी मिल जाए, आप उसे फ़ोन कर पाएँ, उससे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो इसीलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन कई जगहों से एक्सेस की जाती है, चाहे एचआर डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, चाहे ना कर रहे हो। आप एम्प्लॉयी आईडी लेते हैं या उस ब्रांच की जो भी कोड वगैरह है उसके थ्रू आप पता कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए जियोग्राफिकल स्प्रेड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब बहुत दूर तक फैली हुई है, हज़ार मतलब 13,000, 14,000, 15,000 ब्रांचेज़ हैं इसकी। इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉयी इज़ फ्लोटेड एट फील्ड यूनिट्स, मेंटेन्ड एंड प्रोसेस एट फील्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एज वेल एज एट कॉर्पोरेट कंट्रोलिंग ऑफिस। तो अगर कोई बैंक है जो मतलब जिसका बहुत ज़्यादा फैलाव है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयी का जो डेटा है वो ब्रांचों में भी यूज़ होता है, जो एडमिन ऑफिस है वहाँ पर भी यूज़ होता है, साथ ही साथ जो उनका हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पर भी यूज़ होता है। मतलब लोग उसको एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं। दिस मीन्स दैट द सेम डेटाबेस यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए सेम डेटाबेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना हो, आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स का पोर्टल ना हो, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का पोर्टल ना हो, अगर अभी पोर्टल है ना हमारे पास में, क्योंकि वहाँ आईटी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक पोर्टल, एक वेबसाइट बनाई गई, जिस वेबसाइट पर आप अपने बैंक के सभी एम्प्लॉयी का डेटा 1 लाख, 10,000, 15,000 जितने भी एम्प्लॉय सबका डेटा देख सकते हैं। इसलिए चीज़ें आसान हो गई हैं, एक ही डेटाबेस को यूज़ करके अलग-अलग काम किए जा पा रहे हैं। लेकिन सोचिए आज से 20 साल, 30 साल पहले बैंकिंग ऐसी नहीं थी, किसी भी ब्रांच के किसी भी व्यक्ति का नंबर निकालना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं आसान था? क्योंकि कोई एक सिंगल डेटाबेस नहीं था, मतलब रजिस्टर में एंट्री हो रही है, सिग्नेचर हो रहा है, तो इसलिए डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो डेटाबेस है वो अब यूज़ हो पा रहा है, पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था। कन्वेंशनली क्या होता था? डेटा कलेक्शन टुक प्लेस फ्रॉम बोथ दीज सोर्सेज इन्वॉल्विंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। पहले क्या होता था? डेटा कलेक्शन काम कैसे होता था? अगर आप ब्रांच में हैं तो वहाँ ब्रांच में रजिस्टर बना हुआ है, फिर आपका डेटा सारा जो है आपका जो रीजनल ऑफिस है या सर्कल ऑफिस है वहाँ पर इकट्ठा हो रहा था, फिर फाइनली जाकर के आपके हेड ऑफिस में डेटा इकट्ठा हो रहा था। तो इस तरीके से एक ही काम को डुप्लीकेशन हो रहा था। अब ऐसे क्या है कि एक एम्प्लॉयी का डेटा सिर्फ एक जगह मौजूद है, उसी को ब्रांच भी एक्सेस करे, उसी को रीजनल ऑफिस भी एक्सेस कराए, उसी को हेड ऑफिस भी एक्सेस कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, इनका अपना रजिस्टर है, इनका अपना रजिस्टर है, इनका अपना रजिस्टर है, तो वो चीज़ डुप्लीकेशन बहुत होती थी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक ही तरीका है कि हम आईटी को अडॉप्ट करें। डेटाबेस का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके रखा जाता है। दिस कुड डेफिनेटली बी अवॉइडेड इफ डेटाबेस इज रेगुलरली अपडेटेड एंड शेयर्ड। अगर ये पॉसिबल है, हम मतलब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को हटा सकते हैं अगर डेटाबेस को हम लगातार अपडेट करते रहें और डेटा शेयर किया जाए। शेयर करने मतलब कि एक वेबसाइट पर अवेलेबल हो। जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब पर कोई बात एक वीडियो मैंने शेयर किया, तो वो देखिए कितने लोगों तक वो पहुंच जाता है ना? वही चीज़ है कि अगर डेटाबेस को अपडेट किया जाए और शेयर किया जाए लोगों के साथ में, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब ये है कि आईटी की ज़रूरत है। अगर आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर आपके बैंक का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक पोर्टल ना बना दे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले के समय में आसान था। एसबीआई में 2.5 लाख के आसपास एम्प्लॉई हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं है एक-एक एम्प्लॉई का डाटा मेंटेन करना, अगर आज पहले के जैसे हिसाब किताब से हम चलें। ओके? द डाटाबेस रिलेटेड टू एम्प्लॉई इज़ बिकमिंग ब्रॉड बेस्ड।
एज वेरियस डायमेंशन आर गेटिंग एडेड। तो जो पहले एम्प्लॉय का डेटा था उसमें क्या था, नाम था, उसके पिता का नाम था, उसकी एज थी, कब ज्वाइन किया, किस ब्रांच में रहा, कुछ सर्टेन ही फील्ड हुआ करती थी, कुछ सर्टेन ही डेटा होता था। लेकिन अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस और जुड़ती जा रही हैं। जैसे पहले जो डेटा इकट्ठा होता तो उसके अलावा उसकी सैलरी कितनी है, उसको अलाउंसेस कितना मिलता है, इंक्रीमेंट कब लगा था, छुट्टी कहाँ अप्लाई की, कब अप्लाई की, उसका पेट्रोल का रिम्बर्समेंट मिलता है उसको, और भी जितने भी पर्क्स और बेनिफिट हैं उन सब चीज़ों की जानकारी, उसका कब जो है प्रमोशन ड्यू है ना, उसका इंक्रीमेंट कब लगना है, लास्ट टाइम उसने कब जो है ट्रेनिंग अटेंड की थी, ये सारी चीज़ें अब उसमें हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम पहले से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज वर्क एक्सपीरियंस, उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल हो गए, किसकी ब्रांच में रहा है, उसने कितनी ट्रेनिंग की है, कितनी कंपटेंसीज, उसके अंदर नॉलेज कितनी है, स्किल कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, नीड टू बी स्टोर। तो अब ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है स्टोर करने की ज़रूरत महसूस की गई है। पहले के जैसा नहीं रहा। पहले क्या था, ट्रेडिशनल डाटा, मैंने बताया नहीं, नाम, पिता का नाम, कब ज्वाइन किया है, कितनी एज है, बस ये छोटी-छोटी मतलब बेसिक बातें हमारे पास होती थी। लेकिन अब वो सब नहीं रहा। वर्क एक्सपीरियंस भी उसका आपके पास होनी चाहिए, उसकी स्किल्स के बारे में जानकारी, उसकी एक्सपेक्टेशन की जानकारी, है ना? उसको ट्रेनिंग क्या मिली है, ओके? उसके अलाउंसेस क्या हैं, सैलरी क्या है, लीव कब अप्लाई की, कितना जा सारा कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि एचआर जो डेटाबेस है वो वॉल्यूमिनस हो जा रहा है। मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा, 2.5 लाख एम्प्लॉयी का आप सोचिए कि सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके कहीं स्टोर किया गया होगा, तो वो कितना बड़ी मात्रा में होगा फ्रेंड्स, ओके। अब ये हो गया दूसरा पॉइंट। अपडेटिंग द डेटा कुड बी डन पार्सली बाई डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। तो जो डेटा है उसको अपडेट करने का काम डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से किया जा सकता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आईटी वहाँ पर इन्वॉल्व हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये देखा कि आईटी की ज़रूरत क्यों है, तो उसमें 3 पॉइंट अभी तक हमने समझे हैं। पहला कि जो एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके एक्सेस सभी को होना चाहिए। हर कोई जानना चाहता है कि उस ब्रांच में कौन-कौन से व्यक्ति पोस्टेड हैं, ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। इसके लिए आईटी की ज़रूरत होती है। अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है जो बहुत दूरी में फैला हुआ है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयी की इन्फॉर्मेशन जो है ब्रांचें एक्सेस करती हैं, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस एक्सेस करता है, हेड ऑफिस एक्सेस करता है। इसके लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है, और वो डेटाबेस डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर पहले जैसा हम काम करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा। उसी व्यक्ति का डेटाबेस ब्रांच में मेंटेन है, उसी व्यक्ति का डेटाबेस रीजनल ऑफिस में मेंटेन है, उसी व्यक्ति का डेटाबेस हेड ऑफिस में मेंटेन है, तो डुप्लीकेशन हो रही है। इससे अच्छा होगा कि हम डेटाबेस को अपडेट रखें और उसे शेयर कर दें, जिससे कि जो है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को अवॉइड किया जा सके। दूसरा कारण इन्होंने दिया कि जो डेटाबेस है एम्प्लॉयी का, वो धीरे-धीरे बृहद होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। पहले हम केवल छोटा-मोटा जानकारी क एम्प्लॉयी के बारे में रखते थे, लेकिन हम बहुत सारी जानकारी उस एम्प्लॉयी के बारे में रखते थे। उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कब से किस ब्रांच में पोस्टेड है, कितनी बार सस्पेंशन हो चुका है, या कब कौन-सी सज़ा मिली हुई है, कौन-सी ट्रेनिंग उसको मिली हुई है, क्या-क्या अलाउंसेस हैं, क्या सैलरी है उसकी वर्तमान में, उसका इंक्रीमेंट लगा है या नहीं लगा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, स्किल्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सारा डेटा हम जब इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बढ़ जाता है। डेटा का अपडेशन जो है पार्सली डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन किया जा सकता है। जो डेटा है अगर आप आईटी का यूज़ करते हैं, तो अगर जैसे जो रीजनल ऑफिस होते हैं, वहाँ क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉई अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र होता है, तो उसका डेटा रीजनल ऑफिस अपडेट कर देता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस ब्रांच से इस ब्रांच में चला गया। तो वही हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही जगह से ये सारा काम हो पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिफरेंट लोकेशन से आप जो है डिफरेंट इंडिविजुअल लोग जो है एचआर के लोग डेटा को अपडेट कर पाते हैं। ये आईटी की वजह से पॉसिबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। डिसीजंस रिलेटेड टू एचआर डे टू डे, ह्यूमन रिसोर्स की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड या पॉलिसी रिव्यू से रिलेटेड, उनको भी डेटाबेस में इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ताकि जो है डिसीजन लेने में ऑब्जेक्टिविटी और कंसिस्टेंसी लाई जा सके, डिसीजन लेने में आसानी हो सके। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि जो केसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, उनके बारे में हमें डेटा इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत होती है, ताकि भविष्य में अगर वैसी कोई इंसिडेंट हो तो हम क्या निर्णय लें वो हमें पहले से पता होना चाहिए। सच ऑब्जेक्टिविटी इज़ इम्परेटिव, ऐसा ऑब्जेक्टिविटी होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसे अचीव किया जा सकता है क्योंकि आईटी से ट्रांसपेरेंसी इन्हेंस होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जैसे एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम होने के बाद में सबके रिज़ल्ट पब्लिश कर दिए गए, सबके रिज़ल्ट पब्लिश किए, सबके नंबर दिखा दिए गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए अब ट्रांसपेरेंसी अपने आप ही आ गई। किसी के 12 नंबर है, किसी के 14 नंबर हैं, फिर मन में डाउट नहीं रहेगा ना कि मतलब मेरा किस वजह से नहीं हुआ। अब अगर सोचिए आईटी नहीं होती इस जगह पे, तो हर एक व्यक्ति का रजिस्टर में एंट्री होती, आप ये ना जान पाते कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। बस ये होता कि आप पास हो गए या आप फेल हो गए, बात
खत्म हो गई। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज टू बी डेपुटेटेड फॉर ट्रेनिंग कैन हेल्प इन चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट ट्रेनिंग एट द राइट टाइम। तो जैसे ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर ट्रेनिंग देनी है तो उसको कौन सा सही आदमी होगा जो ट्रेनिंग दे पाए, और किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है उस बारे में डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है अगर आपके पास डेटाबेस अच्छा खासा है ना। जैसे कोई व्यक्ति है उसने डिजिटल पर जो है बहुत दिन पहले ट्रेनिंग कर रखी, 3 साल पहले, तो अब ये ईजी हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति को अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हम इसे डिजिटल पर ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, क्योंकि 3 साल में डिजिटल इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे चेंजेज हो चुके हैं। ओके, ह्यूमन रिसोर्स बीइंग वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट पॉलिसी मस्ट बी अंडरटेकन टू रिस्पॉन्ड द चेंजेज। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है कंपोनेंट, मतलब महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है इंटरनल इन्वायरमेंट का। पॉलिसी जो है जो चेंजेज हो रहे हैं उसके हिसाब से पॉलिसी को अपडेट करने की ज़रूरत महसूस की जाती है। मतलब मैं ये कहूँगा ना, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक आपका डिसीजन गलत हो गया तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जो है मतलब एम्प्लॉई ले जा सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब जो पॉलिसी वगैरह हैं उनमें जो चेंजेज हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो है रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत होती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये एक जो है इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एक तरीके से कहा जाए ना। टू एग्जामिन हाउ द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस आर पॉलिसीज आर फंक्शनिंग एंड वेदर देयर आर बायस्ड प्रेजुडिस इन एनीवन द डेटाबेस अवेलेबल कुड बी एनालाइज। तो ये देखने के लिए कि जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं और जो पॉलिसीज़ हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या वो बायस्ड हैं, किसी के प्रति जो है प्रेजुडाइज्ड हैं, पहले से ही परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि इस व्यक्ति को सज़ा देनी ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डेटाबेस है तो उसको एनालाइज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का एक व्यक्ति ने फ्रॉड किया, 1 लाख रुपए का दूसरे व्यक्ति ने फ्रॉड किया और 1 ही लाख रुपए का तीसरे व्यक्ति ने फ्रॉड किया। अब ये व्यक्ति जेल में है, ये व्यक्ति जो है ड्यूटी कर रहा है और ये व्यक्ति सस्पेंड है। तो अगर हमारे पास डेटाबेस होगा तो हम ये देख सकते हैं ना कि एक ही सेम केस के लिए 3 व्यक्तियों को अलग-अलग सज़ा क्यों दे रखी है। इसका मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वहाँ पर कहीं न कहीं बायसनेस है ना? जो प्रैक्टिस है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास में सारी जानकारी डेटाबेस इकट्ठा हो। टू इंश्योर एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मेंटेनिंग सच डेटाबेस इज नीडेड। तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होती हैं या आरटीआई के नियम के तहत जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब है ना, उसके लिए डेटाबेस का मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। कोई भी रिक्रूटमेंट होती है, अब अगर वहाँ पर आरटीआई फाइल हो गई या कोर्ट में कोई केस हो गया तो सारा का सारा डेटा आपको इकट्ठा करके वहाँ पर देना पड़ता है कि हाँ, हमने फेयर प्रैक्टिस यूज़ की है, जो टॉपर हैं वही सिलेक्ट हुए हैं, उसके अलावा किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया। तो इसलिए डेटाबेस का होना नेसेसरी है। तो इन सभी बातों से, जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई फ्रेंड, 3 बातें हमने पहले ही बात कर ली थी। उसके बाद में फिर हमने यहाँ देखा कि एचआर की जो डे टू डे पॉलिसी है ना, डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है या जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने डिसीजन में कंसिस्टेंसी ला पाएँ। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आईटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ओके, अगर किसी व्यक्ति को जैसे डेपुटेशन पर जाना है, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग देनी है, तो कौन सा व्यक्ति सही रहेगा या कौन सा ट्रेनिंग सेंटर सही रहेगा, कौन से टॉपिक की ट्रेनिंग किस समय दिलवानी है, इसका डिसीजन हम ले सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, तो इसको जो भी इंटरनल जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से पॉलिसी में चेंजेस होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास डेटाबेस होगा तो हम एनालाइज करके देख पाएंगे कि जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ हैं फ्रेंड, वो जो है सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या उनमें बायसनेस है, प्रेजुडाइज है, ये चीज़ चेक की जा सकती है। और साथ ही साथ में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी डेटाबेस को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को जो भी हमने यहाँ तक ऑब्जर्व किए, ये पता चलता है, इट इज़ एविडेंट दैट कि जैसे एमआईएस होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत है, नीड ऑफ आर है, मतलब ये समय की आवश्यकता है, डिमांड है। ओके, तो HRIS के डिमांड महसूस की गई कि ह्यूमन रिसोर्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसे MIS होता है उसी तरीके से हरीस या हैरिस की ज़रूरत होती है, महसूस की गई। प्रॉपर सिक्योरिटी, अब आपने एक बार डेटाबेस बना लिया तो उसको सुरक्षित रखना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर एक बैंक के एम्प्लॉय के सभी एम्प्लॉय का डेटा अगर लीक हो जाता है तो उनकी डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी। तो वही कह रहे हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस कंट्रोल ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर को यूज़ करें ताकि जो डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, डाटा चोरी ना हो, जिनको ज़रूरी है उनको अवेलेबल हो, और साथ ही साथ में
हर एक व्यक्ति को जितना ज़रूरी है उतना ही अवेलेबल हो। जैसे फील्ड लेवल पर अगर कोई व्यक्ति ब्रांच में है तो उसको एक एम्प्लॉय के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही मिले। अगर उसी रीजनल ऑफिस में कोई एचआर डिपार्टमेंट में है तो उसी एम्प्लॉय के बारे में एचआर डिपार्टमेंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ना। तो मतलब एक्सेस कंट्रोल पर भी ध्यान रखने की जहाँ पर ज़रूरत महसूस की जाती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स अगले टॉपिक की, जो कि है हैरिस, है ना, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। अभी हमने इतनी सारी बात की, उसमें हमने ये महसूस किया कि हाँ हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत है, और डेटाबेस की ज़रूरत है तो ये निकल करके आया कि ह्यूमन रिसोर्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एचआरएम होता है, एचआरआईएस है फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड्स, काम आ सकता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी हो चुकी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की नीड हो चुकी है, अब बिना इसके काम नहीं चल सकता है। द नीड फॉर हैरिस इज एन ऑफशूट ऑफ द रिक्वायरमेंट टू टेक फ्रीक्वेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन कंसर्निंग एम्प्लॉय। तो मतलब ये है कि हैरिस जो है उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है तो आपको उसके लिए एचआरआईएस होना चाहिए, है ना, एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपको सारी जानकारी इकट्ठा मिलनी चाहिए ताकि आप एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले पाएँ। जैसे एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं सारे के सारे, तो उस केस में आपको क्या मतलब जो है स्ट्रेटजी अपनानी होगी, ये सारी चीज़ों का डिसीजन आप एचआरआईएस की वजह से ले पाएंगे। Decision taken on the basis of the information, whether it is concerning posting, training, comprehension, job rotation, promotion, है ना, need the background of person in terms of his competence, training need, performance appraisal, etc. ओके, तो ये है कि जो भी डिसीजन लेने हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर लिए जाएंगे, चाहे किसी एम्प्लॉय की पोस्टिंग के बारे में है, उसकी ट्रेनिंग के बारे में है, उसके कंपनसेशन के बारे में है, जॉब रोटेशन के बारे में है, उसके प्रमोशन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आप डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो, उसके बारे में डिटेल अवेलेबल हो। कोई भी व्यक्ति अगर उसकी पोस्टिंग की बात करें, मान लीजिए वो जो है पिछले 12 साल से रूरल पोस्टिंग में रह रहा है, अगर आपके पास डेटाबेस है तो आप ये देख सकते हैं हाँ पिछले 12 साल से वो रूरल में रह रहा है, नाउ ही कैन मूव टू अर्बन लोकेशन, है ना, शहरी पोस्टिंग उसको दी जा सकती है। इसी तरीके से ट्रेनिंग के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं, उसका जॉब रोटेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं। कोई व्यक्ति जो है लगातार लोन पर काम कर रहा है, क्रेडिट ऑफिसर का ही काम किया जा रहा है, तो उसको किसी और काम में लगाना है, उसका भी हम डिसीजन कर सकते हैं। उसके प्रमोशन के बारे में डिसीजन कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में आइडिया कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग की नीड्स के बारे में, उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कब? जब एचआरआईएस, है ना, अवेलेबल हो, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर अवेलेबल है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अ कंप्यूटर बेस्ड डेटा कैन इनहेंस सच डिसीजन एंड मेक देम ऑब्जेक्टिव। तो कंप्यूटर बेस्ड जो डेटा होता है फ्रेंड, वो आपके जो डिसीजन है उनको इन्हेंस कर सकता है और उसे ऑब्जेक्टिव टाइप का बना सकता है। ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कोई व्यक्ति 12 साल तक जो है रूरल पोस्टिंग किया है तो उसको जो है अर्बन पोस्टिंग देनी है, या अगर आपने ऐसा डिसाइड कर लिया कि कोई व्यक्ति 3 साल अगर रूरल पोस्टिंग लेगा तो उसको बदले में 1 साल की अर्बन पोस्टिंग ज़रूर देनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया काम कि हाँ इस व्यक्ति ने जैसे ही 3 साल पूरे किए तुरंत ही उसको एक साल की अर्बन पोस्टिंग मिल गई, है ना। मतलब सब्जेक्टिव नहीं रह गया कि हाँ मेरा मन है तो उसको शहरी पोस्टिंग देंगे, 3 साल से कर रहा है तो क्या हुआ, 3 और साल उसको वहीं भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम रहेगा तो वो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हेंस करेगा और इसे ऑब्जेक्टिव बनाएगा। व्हेन द क्राइटेरिया आर नोन एंड सिस्टम्स आर यूज्ड, द डिसीजंस आर परसीव्ड टू बी अनबायस्ड एंड फेयर। जब क्राइटेरिया पता हो, है ना, और सिस्टम यूज किए जाते हैं, मतलब कहने का कंप्यूटर सिस्टम को यूज किया जाता है, तो जो डिसीजन होते हैं उन्हें अनबायस्ड और फेयर माना जाता है। ओके, तो मतलब जैसे ये कहा गया, क्राइटेरिया का मतलब ये हो कि हर वो व्यक्ति जिसने जो है बैंक में 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है ना। तो अगर किसी ने 3 साल पूरे किए हैं तो वो क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि हाँ वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है ना। और सिस्टम यूज किया जाता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो उसमें ये डाउट नहीं कि हाँ इस व्यक्ति ने 3 साल पूरे किए हैं। जैसे अगर किसी ने 1 जनवरी को ज्वाइन किया है 2010 में और दूसरे व्यक्ति ने भी 1 जनवरी 2010 में ज्वाइन किया है, तो यहाँ कोई डाउट नहीं रह जाता है क्योंकि सिस्टम में सारा कुछ है, कंप्यूटर में सारा कुछ है, तो अब यहाँ डाउट नहीं बनता है। अगर ये कागज़ों में लिखा पड़ी हो तो 2010 का किसी ने उठा करके 2012 कर दिया तो उसके 2 साल का लॉस भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिसीजन जो होते हैं उस केस में अनबायस्ड होते हैं और फेयर होते हैं, मतलब किसी के साथ में ज़्यादती नहीं होती, एक तरीके से कह सकते हैं। अ टिपिकल ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हैरिस इंक्लूड, अब जो आपका हैरिस होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आप जो है होल्ड मतलब स्टोर करके रखेंगे। नाम,
व्यक्ति का, उसका जेंडर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी एज क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, उसके ब्लड ग्रुप के बारे में, उसकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ नौकरी कर चुका है, प्रमोशन कब कब हुआ है, उसने कौन कौन सी ट्रेनिंग ले रखी है, किस किस चीज़ के लिए कम्पिटेंट है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा है, उसकी सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, यानी वही HRIS, मतलब एक तरीके से हम कहें तो ह्यूमन रिसोर्स जो है का जो पोर्टल है वही हुआ ना, ये एक तरीके से ये सारी जानकारी तो हम अपने बैंक का जो ह्यूमन रिसोर्स का पोर्टल, उसमें ये सारी जानकारी हम देखते रहते हैं। तो यही है HRIS, उसी को HRIS कह लेते हैं। किसी बैंक में कुछ और कहते हैं, किसी बैंक में कुछ और कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमने ये जाना कि HRIS होता है ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसिटी हो गई है या आवश्यकता हो गई है। हैरिस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि अगर चाहते हैं आपके जो है एम्प्लॉय के बारे में स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस आप मतलब डिसीजन कैसे लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उसी के आधार पर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो सकती है, उसकी पोस्टिंग से रिलेटेड, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसके कंपनसेशन से, उसके जॉब रोटेशन से, उसके प्रमोशन से रिलेटेड। इन सभी चीज़ों के बारे में आप डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपके पास में डेटाबेस अवेलेबल होगा। ओके, तो इसीलिए कंप्यूटर बेस्ड जो डेटाबेस होता है वो आपके डिसीजन को जो है अच्छा बनाता है, इन्हेंस करता है और साथ ही साथ उसे ऑब्जेक्टिव में बदलता है, मतलब मनमानी वाला काम नहीं रह जाता है। जब क्राइटेरिया पहले से ही पता हो, ओके, और कंप्यूटर सिस्टम वगैरह यूज किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, तो डिसीजन जो होते हैं उन्हें ये माना जाता है कि ये अनबायस्ड हैं और फेयर डिसीजन लिया गया है। एक टिपिकल ह्यूमन रिसोर्स जो है हैरिस होता है, उसमें पूरा जो बायोडेटा होता है किसी एम्प्लॉय का, उसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करते हैं, लगभग सारी चीज़ें शामिल कर देते हैं। उसका नाम, उसका जेंडर, उसका एड्रेस, एज, इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्लड ग्रुप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, उसका प्लेसमेंट, उसके प्रमोशन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, कंपटीशन के बारे में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, उसकी सैलरी अलाउंसेस, TDS के बारे में, मतलब उसने कितना टैक्स जमा किया हुआ है ना, सारी चीज़ें, उसकी पिछले कितनी कितनी सैलरी कब कब बनी है ना, कितना इनकम टैक्स कटा हुआ है, सारी जानकारी हम वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में आता है मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस, एक्सेस कंट्रोल एंड यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे डेटाबेस को मेंटेन करने के बारे में, उसका एक्सेस कंट्रोल के बारे में और डिसीजन मेकिंग में यूज करने के बारे में। तो डेटाबेस को मेंटेन करने का काम होता है, कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ हैरिस डेटाबेस मेंशन्ड अबव दैट ऑल डेटा डू नॉट नीड अपडेटिंग फ्रिक्वेंटली। मतलब हमें ये क्लियर होता है कि जो डेटाबेस है उसमें सारे डेटा को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी लगभग ज़िंदगी भर, है ना, कोई चीज़ बदलती नहीं है। शादी वगैरह के केस में नाम बदल जाते हैं, सरनेम वगैरह चेंज होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये मानकर चलते हैं कि ये स्टैटिक डेटा है और चेंज नहीं होगा। सम ऑफ द स्टैटिक डेटा रिक्वायर टू बी इंटर्ड ओनली वंस इन मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल में सिर्फ एक बार इंटर करने की जरूरत होती है। व्यक्ति का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, है ना, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका जेंडर, उसका, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ एक बार इंटर करने की जरूरत होती है। डेटा ऑन प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, है ना, किस ब्रांच में पोस्टिंग है, ये अपग्रेड होते हैं फ्रिक्वेंटली। इनको फ्रिक्वेंटली अपडेट करने की जरूरत होती है, मतलब बराबर अपडेट होते रहते हैं। सेकेंडली, ऑल सेक्शंस ऑफ डेटा आर नॉट नीडेड बाई ऑल। दूसरी बात ये होती है कि सारा का सारा डेटा हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं होता। मतलब किसी मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मेरा जो सारा का सारा जानकारी है वो सभी को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बैंक में जो मेरे मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, जो भी हैं, उनको सारा डेटा मेरा देखने की ज़रूरत नहीं, वो बस केवल मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन जो HR डिपार्टमेंट है मेरे यहाँ का, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मेरा देख सकता है। जो हेड ऑफ़िस है वो उससे भी ज़्यादा डेटा देख सकता है। यही मतलब कहने का ये है कि मतलब डेटा भी सभी के सभी देख पाएँ, सारा का सारा डेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अलाउ करती है, स्कोप देती है फॉर हैविंग पार्शियल एक्सेस टू सच सेक्शन, इनेबलिंग ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू हैव साइमल्टेनियस एक्सेस टू बेसिक डेटा ऑफ अपग्रेडिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल है। जैसे जिस ऐप में आप लॉगिन करते हैं और कोर्स को बाई करते हैं, उसी ऐप में मैं भी लॉगिन करता हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती है। आपको सिर्फ कोर्स दिखता है, मुझे ये दिखता है कितने लोगों ने परचेज किया, कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कोई भी स्टूडेंट मुझे चैट में मैसेज करता है तो वो मुझे दिखता है। अब सोचिए कि 100 स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं तो 100 स्टूडेंट का मैं चैट देख सकता हूँ, हाँ उसने क्या लिखा है, लेकिन आप नहीं देख सकते। आप केवल ये देख सकते हैं कि आपने मुझे चैट में क्या लिखा या मैंने आपको चैट में क्या लिखा। मतलब मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि एक्सेस कंट्रोल की, मैं पार्शियल एक्सेस की क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा
हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो ये है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ये स्कोप है कि आप चाहें तो पार्शियल एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को पूरा एक्सेस है, किसी व्यक्ति को पूरा एक्सेस नहीं है। इट कैन आल्सो बी पॉसिबल टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सम पार्ट ऑफ डेटा लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल डेटा व्हिच कैन बी अलाउड टू एक्सेस बाय सेलेक्टेड पर्सन्स थ्रू इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्टेड एक्सेस कंट्रोल मेजर थ्रू असाइनमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ परमिशन। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी जो है डेटा के कुछ पार्ट में मेंटेन कर सकते हैं, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल। वही कहा मैंने ना कि अब जैसे जो ब्रांच में कोई व्यक्ति है वो अगर मुझे सर्च करता है, मेरी एम्प्लॉय आईडी से मुझे सर्च करता है, तो उसको मेरा ये नहीं दिखाई देगा कि मेरा पिछले साल का पैफ कितना है या उसके पिछले साल का परफॉर्मेंस मेरी कैसी है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें मुझे दिखनी चाहिए, ये एचआर डिपार्टमेंट को दिखनी चाहिए, हर व्यक्ति को नहीं दिखनी चाहिए। तो इस चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है। इसको कैसे कर सकते हैं कि सिलेक्टेड पर्सन को ही केवल एक्सेस अलाउ किया जाए, ये सॉफ्टवेयर में अलाउ करना पड़ता है। हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, परमिशंस देते हैं कि हाँ सर्टेन चीज़ें, जैसे अगर कोई व्यक्ति ब्रांच का है तो उसको केवल इतनी चीज़ें दिखाई देंगी, अगर कोई व्यक्ति एचआर डिपार्टमेंट का है तो उसको इतनी चीज़ें दिखाई देंगी, अगर कोई व्यक्ति हेड ऑफिस का है तो उसको इतनी सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। मतलब यहाँ पर कम दिखेगा, आपको मान लीजिए 10% दिख रहा है, एचआर डिपार्टमेंट को हो सकता है 30% दिख रहा हो, हेड ऑफिस को 100% दिख रहा हो। मतलब इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखी जा सकती हैं। द डेटाबेस आल्सो मेक इट पॉसिबल टू हैव एनी काइंड ऑफ एनालिसिस। और जो डेटाबेस एक बार आपका बन गया तो किसी भी तरीके की एनालिसिस की जा सकती है। किसी भी तरीके का एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, जैसे हम ये देखना चाहते हैं कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो पिछले 5 साल से या 6 साल से एक ही ब्रांच में पोस्टेड हैं। आप अगर चाहें तो ऐसा डेटा निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एनालिसिस करने के लिए डेटाबेस अलाउ करता है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एनी रिव्यूज द एनालिसिस could be done on variables like age, gender, geographical region, label in organization. Such simple analysis can enhance रिव्यूज। तो इस तरीके मतलब जैसे आपको कोई रिव्यू करना है, कोई एनालिसिस करनी है, तो आप यूज कर सकते हैं कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं जो 60 साल इसी महीने पूरा करने वाले हैं, या कितनी फीमेल हैं जो ब्रांचों में काम कर रही हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हिली एरिया में काम कर रहे हैं। मतलब इस तरीके का एनालिसिस आप कर सकते हैं। द एनालिसिस could also help in deciding about training placement or career planning of an इंडिविजुअल, है ना। तो जो एनालिसिस आपने की उससे आप डिसाइड कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है, उसका कैरियर आगे क्या करना है, उसकी कैरियर के लिए क्या प्लानिंग करते हैं आप, ये इंडिविजुअल के बारे में। एज इट कैन कंसिडर द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंडिकेट द गैप्स दैट नीड टू बी फिल्ड। तो मतलब इससे क्या होगा कि हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आइडिया लग जाता है कि व्यक्ति ने पहले किन किन ब्रांचों में काम किया है, कहाँ कहाँ पे काम किया है, और किन किन चीज़ों में गैप है, मतलब किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिल जाती है। किससे मिलती है फ्रेंड, जब हम जो है डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पर समझ ली फ्रेंड्स, जो है डेटाबेस को मेंटेन करने की बात की जाए तो हमें ये पता चलता है कि हैरिस जो डेटाबेस है उसमें सभी फील्ड को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसी स्टैटिक डेटा होता है जो कि लाइफ टाइम के लिए सेम रहता है, एक बार आपने एंट्री कर दी फिर वो चेंज नहीं होता, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, इन सब चीज़ों को चेंज होने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ डेटा ऐसा होता है जो चेंज होता रहता है और इनको फ्रीक्वेंटली अपडेट करने की ज़रूरत होती है, जैसे अभी किस ब्रांच में आप पोस्टेड हैं, आगे किस ब्रांच में पोस्टेड हैं, इन सब चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। दूसरी अगर बात करें तो डेटा का जो जितने भी सेक्शंस हैं वो ज़रूरी नहीं कि सभी उसका एक्सेस कर पाएँ, मतलब जो भी डेटा है वो सभी के सभी देख पाएँ, ये ज़रूरी नहीं होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर आप चाहें तो कोई व्यक्ति जो है, जैसे एक ही पेज का, मैंने फिर से बताया ना आपको कि अगर आप एचआरएमएस में जाते हैं या अपने बैंक के पोर्टल में जाते हैं और वहाँ पर किसी व्यक्ति को सर्च करते हैं तो आपको बेसिक जानकारी उसकी केवल मिलेगी, सारी जानकारी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। जबकि उसी एम्प्लॉय आईडी को एचआर डिपार्टमेंट जब सर्च करेगा तो उसको ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। तो ये कंट्रोल किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनाने की ज़रूरत होती है, कुछ डेटा को छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। जैसे आपकी आपकी सैलरी आपको दिख जाएगी, हो सकता है किसी और व्यक्ति की सैलरी दिख जाए, लेकिन क्या आपके एमडी की जो सैलरी है वो आपको दिखाई जाती है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। ओके, ये क्यों मेंटेन की जाती है, क्योंकि सारा का सारा डेटा सबको नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे बैंक में जो प्रॉफिट हो रहा है या जो लॉस हो रहा है वो सारा का सारा आपको शो नहीं किया जाता है जब तक कि बैलेंस शीट पब्लिश नहीं हो जाती है। बैलेंस शीट पब्लिश करता है बैंक, सारा कुछ डिसाइड करके तब आप वो देख पाते हैं। लेकिन क्या आप किसी भी मोमेंट पर आप प्रॉफिट लॉस देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की जरूरत है। क्योंकि इनसाइडर ट्रेनिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको पता चल जाए कि बैंक के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो आप क्या करोगे, तुरंत ही उसके शेयर खरीदोगे क्योंकि शेयर बूम करेगा,
है ना। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर में जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि कितनी फील्ड आप एक्सेस कर पाओगे, इसका डिसीजन ले लिया जाता है। और एक बार डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है तो आप किसी भी तरीके की एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी एनालिसिस आपको करनी है तो उसके लिए आप डिफरेंट वेरिएबल जैसे एज, जेंडर, जियोग्राफिकल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में लेबल क्या है, कितने जीएम हैं, है ना, कितने जीएम ऐसे हैं जो हेड कर रहे हैं किसी जोन को, किसी सर्कल को, इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और ये एनालिसिस हेल्पफुल होती है किसके बारे में, किसी भी इंडिविजुअल को किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके कैरियर प्लानिंग के बारे में, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंस से कि कहाँ पर उसको गैप है, किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हैरिस दस इज नॉट ओनली अ डिजायर्ड डेटाबेस सिस्टम बट एन इम्परेटिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो हैरिस जो है वो फ्रेंड्स केवल एक डाटाबेस सिस्टम नहीं जिसकी ज़रूरत है, बल्कि एक महत्वपूर्ण डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो हैरिस वहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, कैसे हेल्पफुल होता है आप खुद ही देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पिछले 5 ईयर्स से जो है रूरल पोस्टिंग में है तो उसको आप अर्बन पोस्टिंग दे सकते हैं। ये डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब अगर इसमें ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, है ना। अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे ना कि हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम से भी गुजरता है, क्योंकि और डिपार्टमेंट जो होते हैं वहाँ पर लीगलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट में लीगलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। किसी भी मतलब कोर्ट केसेस चले होते हैं, किसी न किसी एम्प्लॉई अगेंस्ट में अगर आपने चार्जशीट फाइल कर दी है या किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया है, किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया, तो वो सभी कोर्ट जाते हैं और कहीं न कहीं हद तक वो एचआर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो डिसीजन मतलब उनसे लड़े और सिस्टम को मतलब जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करवाए। ओके, तो मेहनत का काम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, उसके बाद में न्यूअर सॉफ्टवेयर टूल्स आर अवेलेबल टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, क्वेरिंग एंड माइनिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो नए-नए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में, जिसकी सहायता से आप जो है डेटाबेस से डेटा को निकाल सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं, क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। ओके, डाटा माइनिंग का मतलब होता है कोई हेल्पफुल रिज़ल्ट निकालना। जैसे खान की माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है ना, उसी तरीके से डेटा की भी माइनिंग की जाती है ताकि जो है कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट निकल आए। कई बार ये पूछा जाता है कि डेटा माइनिंग क्या होता है? इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि डाटा माइनिंग ऐसे सिंपल पूछ लेगा, व्हाट इज़ डाटा माइनिंग? तो डाटा माइनिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपने जो डेटा है उस डेटा से कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट निकाल लेना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1 लाख कस्टमर का डेटा है, मैं मान लेता हूँ। अब हमने क्या किया, उसमें से देखा कितने कस्टमर हैं जो कि डॉक्टर हैं। उनमें से कितने ऐसे डॉक्टर हैं जिनके खाते में 50 लाख से ज़्यादा है। अब अगर ऐसे कस्टमर मान लीजिए हमको 200 से 300 मिल गए, तो अब हम क्या है कि हमने डेटा माइनिंग कर ली। अब इन 200-300 कस्टमर्स को हम टारगेट कर सकते हैं, इन डॉक्टर से हम पर्सनली मिल सकते हैं, इनको कोई अच्छा प्रपोज़ल दे सकते हैं, कोई अच्छा लोन, क्रेडिट कार्ड, जो भी हम अपनी तरफ से चाहें प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ओके, तो यही होता है फ्रेंड डेटा माइनिंग। ओके, तो उसके लिए देखिए जो उन्होंने कहा नहीं, नए-नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए हैं, तो नए-नए सॉफ्टवेयर के नाम दिया है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, डीएसएस, एक्सपर्ट सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग tools help not only in accessing the relevant data but also help in decision makers to take a better and well informed decision। तो मतलब अगर आप में से आईटी बैकग्राउंड के या बीटेक वगैरह के हैं तो आप लोग ये सब चीज़ें जानते होंगे। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से हम डेटाबेस से कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं। मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर रहता है, यहाँ पर ऐसे डेटा स्टोर है। आपको इसमें से जो डेटा चाहिए कि सारे एम्प्लॉई जिनकी एज 30 से ज़्यादा है, तो वो चीज़ जो है आप एसक्यूएल की सहायता से इस डेटाबेस से एक्सेस करते हैं। ये एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, डाटा वेयर हाउस हो गया, डेटा माइनिंग हो गई। ये सभी टूल हैं जो कि मदद कर रहे हैं हमारी डिसीजन मेकिंग में। ओके, अब जो यहाँ पर डेटा वेयर हाउस है फ्रेंड, डेटा वेयर हाउस का मतलब होता है, जैसे फ्रेंड्स वेयर हाउस होते हैं उसमें क्या होता है, सारा सामान ले जा करके हम स्टफ़ कर देते हैं, है ना। वेयर हाउस होता है गोदाम बोलते हैं एक तरीके से, गोदाम में हम सारी चीज़ें ले जा करके भर देते हैं। फिर डेटा वेयर हाउस से ही डेटा माइनिंग की जाती है। उसमें डेटा बहुत सारा, डेटा वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा भरा हुआ है, उस डेटा में से काम की चीज़ें निकालने के लिए हमें डेटा माइनिंग करनी पड़ती है। ओके, थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डाटा माइनिंग क्या होती है। कई बार एक-एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा-सा बता देना।
ज़रूरी है। हेल्प डिसीजन मेकर्स टू टेक अ बेटर एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो अगर आपके पास ये सारा डेटा का एक्सेस है, तो आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। दस द डेटाबेस डज नॉट रिमेन पैसिव ऑन द हार्ड डिस्क फॉर द कंप्यूटर। तो जो डेटा है वो केवल हार्ड डिस्क में स्टोर करके नहीं रखा गया है। इट इज़ केप्ट इन अ सच एन एक्टिव वे दैट इट इटसेल्फ प्रॉम्प्ट द डिसीजन मेकर टू यूज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डेटा फॉर अराइविंग एट डिसीजन। तो जो डेटा है इनका कहने मतलब वो स्टैटिक डेटा नहीं है कि डेटा ले जा करके पैसिवली हमने रख दिया, स्टोर कर दिया। जैसे हमने पिक्चर डाउनलोड की, 250 फिल्में डाउनलोड की और 250 फिल्में हमने ले जा करके रख दी, ऐसा नहीं, वो पैसिव डेटा नहीं पड़ा हुआ है। वहाँ पर जो डेटा है वो इस तरीके का है कि हम उसे जो है डेटा खुद ही कहता है कि आप जो है इसको बराबर यूज करिए, क्योंकि डिसीजन मेकर्स अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है, जैसे मान लीजिए जो है अ, किसी भी रीजन में 60 एम्प्लॉई हैं, उन सभी 60 एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र करके कोई न कोई ब्रांच अलॉट करनी है आपको। तो अब इस केस में आपको क्या ज़रूरत है कि सभी का बैकग्राउंड देखें कि कौन-सा एम्प्लॉई कहाँ पर काम किया है, कैसा काम है, उसका वर्क परफ़ॉर्मेंस कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसी उसी के आधार पर ही आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ, ये व्यक्ति ये काम करने में अच्छा है। अगर ये स्केल 2 है, लेकिन अगर स्केल 3 की ब्रांच हम देंगे, तो उसको भी चला लेगा। इस तरीके के मतलब डिसीज़न आप तभी ले सकते हैं। कब ले सकते हैं फ्रेंड्स? जब आप जो है जो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है उसको यूज़ करें, डिसीजन मेकर के तौर पर आप उसे यूज़ करें कि किस तरीके की एक्टिविटी में ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लेसमेंट पोस्टिंग में आपको ज़रूरत है, ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ, व्यक्ति को कहाँ पर पोस्टिंग देनी है, उसके लिए आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो यही हैरिस का इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। मैंने आपको लगभग समझा दिया है। हैरिस जो है एक डिज़ायर्ड डेटा बेस सिस्टम ही नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो चुका है। ठीक है, नए-नए टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसकी सहायता से हम जो है डेटा को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, उसे एनालाइज़ कर सकते हैं, उसमें क्वेरी कर सकते हैं, डेटा की माइनिंग की जा सकती है। जो नए-नए टूल्स अवेलेबल हैं उनमें डाटा सपोर्ट सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हो गया, डाटा वेयरहाउस हो गया, डाटा माइनिंग हुए। ये सभी टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो डेटा है वो पैसिव फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि एक्टिव फॉर्म में रहता है कंप्यूटर की डिस्क में, और इसे इस तरीके से रखा जाता है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम इस डेटा का यूज करते रहते हैं। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का डिसीजन उनको लेना है, उसी हिसाब से वो डेटा को एक्सेस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।